गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो क्वेश्चंस होमवर्क थे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16 हो गए मी का दोनों। क्या खा रहे हो? हम्म। तो थर्ड टर्म अगर 16 गिवन है तो इक्वेशन बताओ तन्मय। फाइनली सॉल्व करके बताओ क्या बनेगी इक्वेशन। a+2d आगे। ठीक है, सेवंथ टर्म के लिए क्या कहते हो? a+6d। एक्सीड्स के लिए क्या कहते हो? प्लस नहीं, बराबर। बाई के लिए प्लस। कितनी बार बता दिया? हाँ, फिफ्थ टर्म के लिए a+4d। और 12 का 12। ए से ए खत्म, 60 में से 40 गया तो 2d बराबर 12, तो d बराबर 6। यहाँ पे पुट करोगे d की वैल्यू 6 तो a आ जाता है 6×12, 16 - 12 4। ए आ गया, डी आ गया। डिटरमाइन करनी है एपी। चार पांच टर्म्स बना दो। पहली टर्म क्या हो जाएगी 4, दूसरी टर्म 6 जोड़ो 10, तीसरी टर्म 6 जोड़ो 16, चौथी टर्म 6 जोड़ो 22, पांचवी टर्म 6 जोड़ो 28 एंड सो ऑन। हो गई एपी। बताओ कोई डाउट हो? ठीक है। और व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 14? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। चलो, तो अब एक क्वेश्चन नंबर 15 बचा हुआ है, वो देखो पहले। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ दीज टू एपीज आर इक्वल। हम्म। तन्मय बताओ उसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ऐसी कौन सी वैल्यू लें n की ताकि इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल आ जाए। तो n की वैल्यू ले रहे हैं, फिर nth टर्म की बात कर रहे हैं। तो लेट्स से n की वैल्यू 7 ले ली तो दोनों के सेवंथ टर्म इक्वल है। भाई n की ऐसी कौन सी वैल्यू लें ताकि दोनों की nth टर्म इक्वल हो जाए। दो एपीज है ना, इसकी भी nth टर्म निकाल ली, इसकी भी nth टर्म निकाल ली, और दोनों की nth टर्म क्या हो गई, इक्वल गई। तो n की ऐसी कौन सी वैल्यू पे दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, ये सवाल है। तो सवाल इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि इन दोनों की कौन सी टर्म इक्वल है। पांचवी टर्म इक्वल है कि 10वीं है कि 15वीं है कि 20वीं। सरल भाषा में सवाल ये है, ये एक एपी है, ये एक एपी है, कहीं ना कहीं ये एपी इक्वल हो रही है, किसी न किसी टर्म पे ये एपी क्या हो रही है, इक्वल। मान लो पांचवी पांचवी टर्म दोनों की इक्वल हो गई, या मान लो 10वीं 10वीं टर्म। तो कौन सी टर्म है जहां पे ये दोनों एपी इक्वल हो जाएंगी। या यूं कहें कि देखो, एक एपी जो है कम स्पीड में चल रही है, दो दो के गैप में चल रही है। एक एपी जो है ज्यादा स्पीड में चल रही है, सात सात के गैप में चल रही है। तो ऑब्वियस बात है इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। तो ये कभी ना कभी इसको पकड़ लेगी, मतलब बराबर आ जाएगी इसके। कब आएगी वही बताना, कौन सी टर्म पे आएगी, 20वीं टर्म पे आएगी कि 25वीं पे आएगी कि 30वीं पे आएगी। ये सरल भाषा में अर्थ हो गया इस सवाल का। ठीक है, क्लियर। चलो, तो दो एपीज गिवन है, क्विकली नोट डाउन बोथ द एपीज। हियर द टू एपीज आर गिवन एज टू एपीज आर गिवन एज। तो फर्स्ट एपी ये है एंड सेकेंड एपी। AP1 AP2 मार्क कर सकते हैं। AP1 AP2। लिखिए दोनों एपीज। अब दोनों एपीज, अगर कोई भी एपी गिवन होती है तो पहला काम क्या करते हैं मीका? कोई भी एपी गिवन होती है पहला काम क्या करते हैं देखते ही? सक्षम। वो तो दिख रही है, ए और डी निकालना।
किसी भी एपी को ए और डी से ही पहचाना जाता है, उसके मेन एट्रीब्यूट्स हैं ए और डी। तो जैसे एपी दिखी, सबसे पहला काम निकाला हमने ए और डी। तो दो दो एपीज दिख गई मुझे, तो दो दो एपीज दिख गई, तो दोनों के ए और डी निकालने पड़ेंगे। अब जब हम दोनों के ए और डी निकालेंगे तो लेटर क्या दें भाई? स्मॉल लेटर ए स्मॉल लेटर डी, तो एक एपी लेके बैठा है तो दूसरे को कैपिटल दे देते हैं। जो बड़ी दिख रही है उसको कैपिटल दे देते हैं, जो छोटी दिख रही है उसको स्मॉल दे देते हैं। हालांकि एक मोमेंट पे दोनों बराबर होने वाली है, तो उस सवाल ही ऐसा ही है। तो हम इस वाली एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म ऑफ AP1, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 उसको हम मान लेते हैं कैपिटल डी। ओके, तो कैपिटल ए की वैल्यू बताओ मिहिका क्या होती है? ए की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं? मोनिका बोलो। A1, लेकिन वहां पे A1 नहीं आएगा, कैपिटल A1 आएगा, क्योंकि कैपिटल लेटर्स अलॉट हुए ना, तो इस एपी का सब कुछ कैपिटल लेटर्स में ही चलेगा और दूसरी एपी का सब कुछ स्मॉल लेटर में ही चलेगा। और डी कैसे निकालेंगे फिर? नॉट एट ऑल रिवाइजिंग एट ऑल, कैपिटल A2 माइनस कैपिटल A1। तो A1 क्या है? 63, और A2 मतलब 65 माइनस 63, दैट गिव्स मी 2। ये का यही काम दूसरी एपी के लिए करो सिमिलरली, बस उसमें लेटर्स स्मॉल लिख देना। सिमिलरली फर्स्ट टर्म ऑफ AP2, जिसको हम स्मॉल ए कह देते हैं, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2, जिसको हम स्मॉल डी कह देते हैं। तो स्मॉल ए की वैल्यू A1 और स्मॉल डी की वैल्यू A2 माइनस A1, ये भी निकाल लो फटाफट से। तो स्मॉल A1 कितना आ रहा है? 3, और उसको करेंगे सॉल्व, 10 माइनस 3, दैट गिव्स मी 7। तो दोनों एपी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। और सबको मैम ने अलग अलग लेटर भी, चार वैल्यूज हैं, चारों को अलग अलग लेटर्स अलॉट कर दिया, स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल। फाइन, ओके। अच्छा, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर स्मॉल कैपिटल की जगह ऐसे कर दें क्या, A1 A2 D1 D2? वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि टर्म को कहा जाता है A1 A2 A3 A4, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर। तो इससे बेस्ट तरीका नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल लेटर यूज कर लो। ठीक है, चलो। अब क्या करें साहब? अब दोनों की nth टर्म को इक्वल करना है, तो दोनों की पहले nth टर्म निकाल लो और दोनों को इक्वल कर लो, खत्म कहानी, n की वैल्यू निकालना बस। ठीक है, तो एक एक करके दोनों एपी की क्या निकाल लेते हैं अपन? nth टर्म निकाल लेते हैं। नाउ द nth टर्म्स, दोनों के एक साथ ही निकालता हूं, चलो। द nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर गिवन बाय जनरल टर्म फॉर्मूला से nth टर्म निकालते हैं। तो पहली एपी की nth टर्म को लिख देता हूं मैं कैपिटल AN, एंड दूसरे वाले की लिख देता हूं स्मॉल an। ठीक है, तो कैपिटल AN की वैल्यू हो जाती है कैपिटल A प्लस N-1 इंटू कैपिटल D, और इसकी वैल्यू हो जाती है, बोलो क्या? स्मॉल a प्लस N-1 इंटू स्मॉल डी। तो उसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। अब पुट कर दो जो जो वैल्यूज हैं। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 63, एन तो निकालना है, कैपिटल डी की वैल्यू क्या है? 2। इधर आओ, स्मॉल ए की वैल्यू क्या है? 3, एन तो निकालना है, और स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? 7। दोनों पार्ट्स को सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 63 प्लस 2 इंटू एन, 2n, 2 इंटू -1 -2, इधर आओ, 3 प्लस 7 इंटू n 7n, और 7 इंटू -1 -7। फर्दर आ जाओ, तो 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n, और इधर आ जाओ, 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 प्लस 7। ये दोनों की nth टर्म्स निकल गई हैं। ऑब्वियस बात है, किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालते हैं तो वैसे तो न्यूमेरिक निकलती है, 10 20 40 50 जो भी, बट आपको n की वैल्यू नहीं पता कि कौन सी टर्म है, तो nth टर्म भी n की
फॉर्म में ही निकलेगी। समझे भाई, आपने उस n की वैल्यू नहीं रखी तो जो nth टर्म निकलेगी वो न्यूमेरिक नहीं निकलेगी, n की फॉर्म में निकलेगी। n की फॉर्म में निकलेगी यहां पर भी और वहां पर, दोनों जगह। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब सवाल ऐसे कहता है कि दोनों की nth टर्म्स को इक्वल कर दो, तो इसको इसके इक्वल कर दो, दैट मींस इसको इसके इक्वल कर दो। तो इक्वल करने से n की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, वही करना है, दैट्स इट, इजी सा काम है। ठीक है, तो क्या स्टेप लिखेंगे? नाउ इट इज गिवन दैट द nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। इट इज गिवन दैट the nth terms of both APs are equal. ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज मैथमेटिकली कहें तो पहली एपी की nth टर्म ए एन, दूसरे एपी की nth टर्म स्मॉल ए एन। इधर कैपिटल ए एन की वैल्यू क्या निकाली आपने बताओ? 61 प्लस 2n। और इधर स्मॉल ए एन की वैल्यू क्या निकाली आपने, बोलो? -4 प्लस 7an। दोनों को कर दिया इक्वल, इक्वेशन बन गई, तो सॉल्व करना है। तो देखो एक काम करते हैं, 61, ये -4 को उधर बुला लो तो +4, और 7n, तो 1 को उधर भेज दो तो -2n। सो व्हाट इज 61 प्लस 4? 65। 7n माइनस 2n इज 5n। तो ये यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, इट इज 65/5, 13 आंसर। Hence the required value of hence the required value of n is 13। यानी कि दोनों की 13th टर्म इक्वल है। अब वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि दोनों की 13th टर्म इक्वल है या नहीं। और वी कैन से द 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। ये हो गया हमारा कंक्लूजन, द 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। ठीक है, यानी 13वें टर्म पे आके पकड़ लेगी वो एपी उस जो पीछे चल रही थी ना उससे, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो वो 13th टर्म पे आके बराबर हो जाएंगे। कर लें क्रॉस वेरीफाई कि बराबर होती है कि नहीं होती है फटाफट से। जब अपन क्रॉस वेरीफाई करते हैं ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है सवाल में, कि देखो हो तो रही, वो सवाल अपना सा लगता है जब अपन चीज को क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि देखो ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो देखो पहली एपी कहां से स्टार्ट होती है? 63 से, 65, देन 67। और दूसरी एपी जो है 3 से स्टार्ट होती है, 10 और 17। तो तीन तीन टर्म्स तो दोनों की गिवन है। इसकी चौथी टर्म बताओ, दो दो जोड़ना है। 69 पांचवी, छठी, सातवीं, सॉरी सातवीं 75, आठवीं 77, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं। अब 13वीं टर्म्स इसकी निकालते हैं, देखते हैं दोनों बराबर होते हैं कि नहीं। इधर साथ साथ जोड़ना है, 17 में 7 जोड़ो, चौथी टर्म निकालो 24, पांचवी टर्म 7 जोड़ के निकाला 31, छठी 38, सातवीं, आठवीं 52, 8वीं 52, नवीं 59, 10वीं 66, 10वीं 66, 11वीं, 12वीं 80 और 13वीं। देखो भाई 13वीं टर्म पे दोनों बराबर हो गए, क्रॉस वेरीफाई हो गया कि हाँ 13वीं टर्म पे ये पीछे चलने वाली एपी, देखो ये 3 से स्टार्ट हुई थी, वो 63 से स्टार्ट हुई, कितना आगे थी वो उससे, बट 13 टर्म्स में पकड़ लिया उसने उसको, क्योंकि इसकी स्पीड उसकी स्पीड से ज्यादा थी। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन, हाँ, nth टर्म यानी कोई भी ऐसी टर्म, किसी भी एपी की कोई सी भी टर्म निकालना। nth टर्म निकालना मतलब किसी भी एपी की
कोई सी भी टर्म निकालना है। जैसे मैंने कहा थर्ड टर्म निकालो, जैसे मैंने कहा सेवंथ टर्म निकालो, जैसे मैंने कहा 100th टर्म निकालो, जैसे मैंने कहा nth टर्म निकालो। तो n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो कोई भी नेचुरल नंबर वाली टर्म निकाल, यानी कोई भी टर्म निकाल। ठीक है। हाँ, nth टर्म n की फॉर्म में तो निकलेगी। अभी आप थर्ड टर्म निकालते हो तो थर्ड की जगह 3 लिखते हो, जहां पर भी n की वैल्यू डालनी होती है वहां 3 लिखते हो। बोलो। हाँ, इसको किसको, इसको 63 प्लस 61 में 2n कैसे जुड़ेगा? ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना। n ही तो निकालना है, सवाल तो पढ़ो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, जो चीज मिसिंग है वो मुझे ही पता हो तो फिर मिसिंग ही क्या है। ठीक है। अभी मान लो मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अब आपने पहले लिख लिया कि x इक्वल टू 1, तो फिर सवाल तो पहली स्टेप पे ही सॉल्व हो गया। ठीक है ना। n हमको पता होता है, n हमको पता होता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में पूछा भी तो जा सकता है। अक्सर जो क्वेश्चंस में हमको गिवन डिटेल्स देता है, कई बार वो डिटेल्स ही मिसिंग कर देता है ना, तो वो n की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है। अगर हम ए एन दे दें, हाँ ए एन दे दे तो निकल सकता है, ऑब्वियस बात है, तो निकाला ही था ना हमने। अगर ए एन जैसे भी मान लो दे देता, ए एन क्या निकला हमारा 87 निकला ना। ए एन क्या निकला बताओ? ये 87 ही तो ए एन है। तो अगर ये दे देता कि 87 वी टर्म कौन सी है, तो हम n13 निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं दिया उसने। ठीक है, क्लियर। यस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th हो ही गया, 17th पे आओ। अब एक यहाँ पे रिवर्स एपी का सवाल है, 17th वन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। 17th क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसका कारण यह है कि पूरी एक्सरसाइज में ये अपनी तरह का इकलौता क्वेश्चन है, और ये इकलौता क्वेश्चन एक टॉपिक लेके बैठा है, पूरा टॉपिक पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए अपने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हम कर रहे हैं अभी स्किप। अब 18th क्वेश्चन जो है उसकी केवल हम आपको इक्वेशन बना के देंगे, उसके बाद का काम आप करोगे, पढ़ो। क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो सारे आपने कर लिए, बार बार रिपीट हो रहे हैं। द सम, सम करना है, जोड़ना है, किस किस को जोड़ना है? फोर्थ और एट्थ टर्म को जोड़ना है, और जोड़ मिलके क्या मिलेगा आपको? 24। फिर दूसरी इंफॉर्मेशन, वापस सम करो, सिक्स्थ और टेंथ टर्म को वापस जोड़ो, और ये जोड़ क्या मिलेगा आपको? इक्वल टू 44। तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, तो ए और डी सॉल्व हो जाएगा। ए और डी सॉल्व हो जाएगा तो जो भी चाहे वो मिल जाएगा। एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, A1 A2 A3। तो देख लो तन्मय, रफली में सॉल्व कर रहा हूं, बोलो। फोर्थ टर्म क्या होती है इक्वेशन में बताओ, ओ जनरल फॉर्म में बताओ। ए प्लस रेडी। फिर सम करना है तो सम कर दिया। एट्थ टर्म क्या होती है बताओ? ए प्लस 70। और ये सम, दोनों का सम क्या आ रहा है बताओ? 24। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन आओ, सिक्स्थ टर्म बोलो क्या करते हैं सिक्स्थ टर्म के लिए? ए प्लस 5d, सॉरी, ए प्लस 5d प्लस, और फिर टेंथ टर्म और जोड़ो। प्लस क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो सम करवा रहा है, कल को वो डिफरेंस भी करवा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास एनसीईआरटी में सम का सवाल है तो सम का सवाल ही आएगा, वो प्रोडक्ट भी करा सकता है, जो करवाए वो कर देना। सिंपल सा लॉजिक है। ओके। तो वो सम करवा रहा है इसलिए मैं सम कर रहा हूं, ये लो सम कर दिया। सम समझते हो ना, जोड़ना, टेंथ टर्म की जनरल फॉर्म। और ये सम किसके बराबर है? दोनों इक्वेशन को सेपरेटली ए और डी में लेके जाओ, ए और ए, 3d और 7d इक्वल टू, सब में से 2 उड़ा दो, ए प्लस 5d कॉमन ले लिया मैंने, 24। नेक्स्ट स्टेप में 2 इधर आके डिवाइड हो गया, क्या बना? 12। तो क्या इक्वेशन बन गई? ए प्लस 5d इक्वल टू 12। इधर आओ, ए और ए, 2a 5d और 9d 14d इक्वल टू 44। तीनों में अगेन 2 कॉमन आ रहा है, उड़ा दो। ए प्लस 7d इक्वल टू 44, 2 से काटो, कितनी बार आएगा? 22। तो क्या इक्वेशन बनेगी? ए प्लस 7d इक्वल टू 22। दिस इज माई इक्वेशन 1 फ्रॉम द फर्स्ट इंफॉर्मेशन।
दिस इज माई इक्वेशन टू फ्रॉम द सेकेंड इंफॉर्मेशन। इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू पे लगा दूं मैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन कर दें, तो ए माइनस ए कट गया, 7d माइनस 5d यानी 2d, और 22 माइनस 12 यानी 10। तो यहां से d कितना आया 5, d इक्वल टू 5 को इसमें पुट अप करो, तो क्या बनाइए a प्लस, बोलो, a प्लस 5d की वैल्यू 5 पुट अप करो, 5 5 कितना होता है 25 इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू 12 माइनस 25 दैट गिव्स मी माइनस का 13। तो a क्लियर हो गया, d क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर हो गई। जो चाहे पूछे अब बता सकते हो आप। उसने क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी होती है, A1 A2 एंड A3। A1 बोले तो A, A2 बोले तो A प्लस डी, A3 बोले तो A प्लस 2d। ये वैल्यूज पुटअप करके तीनों टर्म्स आ जाएंगी, बताओ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सिंपल आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सवाल हैं, बट वर्ड प्रॉब्लम में है। तो वर्ड प्रॉब्लम तुमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व करी थी, नहीं करी थी क्या बताओ? वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करी थी, वहां पे बस चेक किया था कि ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। यहां पे 100% बनेगी, और जनरल टर्म फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उसमें बन के आएगा, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज जनरल टर्म फॉर्मूला की है। तो वर्ड प्रॉब्लम भी जनरल टर्म फॉर्मूला से रिलेटेड होगी। पढ़े एक बात, चलो जी। सुब्बा राव नाम के व्यक्ति ने, जो कि 1995 में अपना काम स्टार्ट करता है, वर्क इन 1995, उसकी एनुअल सैलरी, एनुअल मतलब वार्षिक आय उस समय कितनी थी, 5,000 रुपए साल की आय थी। पूरे साल भर में 5,000 रुपए उसकी इनकम थी उस समय। फिर उसको इंक्रीमेंट मिला, इंक्रीमेंट समझते हो, नहीं समझते? किसके मम्मी या पापा सर्विस में हैं? तीनों के हैं, आपके भी हैं, आपके हैं ना, पापा है ना सर्विस में, और आपके आपके बिजनेस में, आपके आपके बिजनेस में। तो आप तीनों को तो बताओगे व्हाट इज एन व्हाट इज अंडरस्टैंड बाय इंक्रीमेंट? नहीं, जरूरी नहीं है, साल भर में अपना अपना पीरियड ऑफ फिक्स होता है। हाँ जनरली साल भर ही होता है। जो तनख्वाह बढ़ती है, साल भर में बढ़े, 6 महीने में बढ़े। जैसे मान लो कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह पता है कब बढ़ती है, जब मालिक चाहे। गवर्नमेंट में तो फिक्स है, प्राइवेट में थोड़ा मिक्स फिक्स है। मालिक की मर्जी होगी, अगर आप काम बढ़िया करके दोगे तो 2 महीने में बढ़ा देता है। कई बार यार मस्त काम करता है तो चौधरी तनख्वाह बढ़ा दी, और आपने काम नहीं किया तो साल भर में भी नहीं बढ़ा है। बोले करना है तो कर ले इसी तनख्वाह में, नहीं तो दूसरा बैठा मेरे लिए छोड़ के चला जाए, ठीक है। ओके, सो इंक्रीमेंट मीन्स द इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी के तनख्वाह के अंदर जो बढ़ोतरी होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिले 200 रुपए हर साल का, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ेंगे। यानी कि पहले साल उसकी सैलरी 5,000 थी, तो 200 बढ़ के अगले साल कितनी हो जाएगी, 5,200। फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 5,400, फिर अगले साल कितनी हो जाएगी 5,600। तो आपको ये बताना है ऐसा कौन सा साल आएगा जब उसकी सैलरी 7,000 पे पहुंच जाएगी। यानी एपी चल रही है, तो ये एपी 7,000 पे कब पहुंचेगी? तो बताओ क्या मिसिंग है इसमें, ए डी एन और ए एन में से क्या मिसिंग है? एपी चल रही है ना, यस वेरी गुड। एपी चल रही है, एपी कभी ना कभी 7,000 पे पहुंच गई, तो 7,000 का सीक्वेंस ही तो पूछ रहा है। एन मिसिंग हो गया ना, 7,000 का सीक्वेंस ही तो पूछ रहा है कि 7,000 कौन से साल में पहुंचेगी, यानी nth टर्म, यानी एन की वैल्यू बताओ जब ए एन 7,000 हो जाए। और ए और डी तो आप निकाल ही लेते हो एपी बना के। तो सरल सा सवाल है, फटाफट से इसको प्रेजेंट करते हैं। बहुत ही इजी से क्वेश्चन होते हैं ये एपी के, जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये केवल वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा लेंदी जरूर होती है, बाकी ये सॉल्यूशन वाइज बड़ी सरल होती है, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम। हियर इट इज गिवन दैट, स्टार्ट करो राइटिंग, फटाफट से खत्म करो ये 5 मिनट में दोनों क्वेश्चन, ताकि फिर हम मेन टॉपिक यानी कि रिवर्स एपी पे चलें। हियर इट इज गिवन दैट एनुअल सैलरी सुबह राउस एनुअल सैलरी इन 1995, कितनी गिवन है 1995 में उसकी एनुअल सैलरी, बोलो। इसको A1 मान लो, दैट इज A1 रुपीज 5,000, ठीक है, ये गिवन है।
और अब इंक्रीमेंट भी गिवन है, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ऑल्सो इट इज गिवन दैट, ये दो चीजें गिवन है, एक तो फर्स्ट की सैलरी और फिर एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट इक्वल टू ₹200, ये भी गिवन है। सो इन दोनों की मदद से अपन 1996 और 1997 तीन टर्म्स एटलीस्ट बनाएंगे, सीखा था ना। सो सुभा राव एनुअल सैलरी इन 1996 एंड सुभा राव एनुअल सैलरी इन 1997, ये दो चीजें निकालो। दैट इज, इसको ले लो A2, इसको ले लो A3। कैसे निकालोगे? 5,000 में 200 रुपये जोड़ दोगे आप, तो कितना आ जाएगा? 200। इसमें क्या करोगे आप? 5,000 में 200 का 2 गुना जोड़ दोगे, तो ये हो जाता है 54। ये अपन ने पिछले एक्सरसाइज में कई बार किया है काम, है ना। एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ रही है उसकी सैलरी, एंड सो ऑन। तीन टर्म सफिशिएंट है AP क्रिएट करने के लिए। डन। सो इट फॉर्म्स एन AP as follows. So it forms an AP as follows: 5,000, 5,200। देखो यहाँ पे कॉमा गलत लगा हुआ है, कॉमा मत लगा, कंफ्यूजन हो गया। 5,000, 5,200 एंड 5,400 एंड सो ऑन। ठीक है। वेयर वेयर A इक्वल टू A1 इक्वल टू 5,000 एंड D इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स वही 200 ही आएगा। खैर फॉर्मेलिटी है, जो पूरी कर दो 200। तो A और D कंप्लीट। अब आपसे पूछा गया है कि 7,000 कब पहुंचेगी। चले नेक्स्ट पेज पे। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सीक्वेंस। सीक्वेंस फाइंड करना है आपको, किसका? 7,000 का, ऑफ द टर्म 7,000। सो लेट, जिसका भी सीक्वेंस फाइंड करना होता है उसको AN से इक्वेट कर देते हैं। लेट AN बी 7,000, और फिर आगे का काम आप सब जानते हो, पता नहीं कितनी बार कर दिया। पुट द वैल्यूज, व्हाट वाज A, N तो फाइंड आउट करना है, व्हाट इज B। पहले कौन जाएगा बताओ जल्दी से। कौन जाएगा पहले? 5,000 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2,000। अब कौन जाएगा? 200। क्या बचेगा? 10। अब कौन जाएगा? -1, तो 10 + 1 11, यानी 11वें साल पहुंच जाएगी। अब अगर एग्जैक्ट ईयर निकालना हो तो 11वें साल वाला ईयर निकाल लो। पहला ईयर कौन सा है? 1995। पहला ईयर 1995, 6, 97, 98, 99, 2000, फिर 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2005। 11th ईयर यही हो गया। तो अगर ईयर ही फाइंड आउट करना है तो 2005, नहीं तो नंबर में बताएं, पीछे शायद आंसर नंबर में ही है, ईयर में नहीं। देखो क्या है, 11 ही आंसर आ रहा है। हेंस हेंस सुबाराउस, क्वेश्चन खत्म उसी फॉर्म में करना है जिसमें पूछा गया है। एनुअल सैलरी will reach ₹7,000 in the 11th year।
डन। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप होमवर्क मार्क करो, फटाफट से डिस्कस कर रहे हैं। सेम टू सेम पैटर्न है, बस स्टोरी अलग कर दी उसकी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो। रामकली, कौन है रामकली? रामकली नाम की कोई लड़की है जिसने साल के पहले वीक में 5 रुपए की सेविंग करी, सेव की है, बचाया है। सेविंग समझते हो ना? साल के पहले वीक में उसने 5 रुपए बचाए, फिर उसने सोचा इससे तो कुछ नहीं होने वाला, तो उसने अपनी सेविंग्स को बढ़ाना शुरू किया। तो वो हर वीकली सेविंग को इतने रुपए से बढ़ाती गई, 1.75 1। इस बार डेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डेसिमल में, बाकी सवाल वही है। तो आपको बताना है कि nth वीक उसकी सेविंग्स जो है 20.75 पहुंच गई, तो एन की वैल्यू, यानी वो सेम क्वेश्चन हो गया कि कौन से वीक में उसकी सैलरी 20.75 पहुंच जाएगी। समझ गए? तो कैसे स्टेप्स लिखेंगे इसमें बताओ। पहला स्टेप क्या होगा? रामकलीस, बोलो। रामकलीस एनुअल की जगह वीकली अब की बार, और सैलरी की जगह अब की बार सेविंग्स है। और 1995 ईयर नहीं है, इन द फर्स्ट वीक। हर वीक में वो सेविंग्स कर रही है। तो पहले वीक में उसने कितनी सेविंग करी? 5 रुपए की। फिर वो हर वीक में अपनी सैलरी को बढ़ा देती है। तो जैसे वहां पे एनुअल इंक्रीमेंट लिखा था अपन ने, तो इसमें क्या लिख देंगे? वीकली इंक्रीज, वीकली इंक्रीज इन सेविंग्स। सेविंग्स में वीकली कितनी, ये घर पे करना है आपको, केवल आप अभी हिंट लो यहाँ पे। वीकली इंक्रीज कितना हो रहा है सेविंग्स में? तो 1.75। तो अगले, जो रामकली की अगले वीक की सेविंग्स हो जाएगी, वो पिछले से इतनी बढ़ जाएगी। वीकली सेविंग्स इन द फर्स्ट वीक की जगह सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में उसकी सैलरी, सैलरी नहीं, सेविंग्स हो जाएंगी 5, और इंक्रीज कितनी हो गई? 1.75, तो टोटल हो जाएगी 6.75। सिमिलरली थर्ड वीक में कितनी हो जाएगी? तो कैसे निकालेंगे? 5 प्लस जितना बढ़ा रहे हो उसका 2 गुना जोड़ दो। तो 1.75 का 2 गुना क्या होता है, आपको जानता है? 1.75 होता है 2.25 रुपए। 2.25 का दुगना करो, 3.5। 3.5 5 में जोड़ो, यानी 8.5 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी एपी बन गई। पहली टर्म 5, दूसरी टर्म 6.75, तीसरी टर्म 8.5। अब आपको बताना है कि कौन से हफ्ते में इसकी जो सेविंग्स है 20.75 तक पहुंच जाएगी। जैसे उसमें इसकी पूछा था ना, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी, तो कौन से हफ्ते में उसकी जो सेविंग्स है 20.75 पहुंच जाएगी। तो यानी कि अपने को 20.75 की वो निकालनी है, सीक्वेंस निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे? ए एन को 20.75 से इक्वेट कर देंगे। बोलो। ए की वैल्यू क्या थी? 5। ये क्या था? 1.75। इधर क्या आ जाएगा? 20.75। पहली स्टेप में तो 5 को उधर भेज दो, तो 20.75 -5 कितना होता है? 15.75। ठीक है, ये 1.75 है। और अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? 15.75 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1.75 डी जो है हमारा, डी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेस है, नीचे भी 2 डेसिमल प्लेस है, तो दोनों डेसिमल प्लेस कैंसिल आउट हो गए। तो ये सिंपली क्या बन गया? 1575/175। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 से कटेगा क्या? 9 5 जा 45, रिमाइंडर 5, 9 से कट जाएगा। 9 5 जा 45, रिमाइंडर 4, 9 7 जा 63 एंड 4 67, रिमाइंडर 6, 9 1 जा 9 6 15, बिल्कुल कट रहा है। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1 यानी कि 10। यानी कि रामकली की जो वीकली सेविंग्स हैं वो 20.75 कब पहुंचेगी? 10 आ रहा है ना आंसर? 10th वीक में जाके पहुंचेगी। तो पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट है, नाम चेंज है, सुबह राव की जगह, सुबह राव की जगह कौन है? रामकली। सैलरी की जगह क्या है? सेविंग्स है। एनुअल की जगह क्या है? वीकली है। बस। ठीक है, उसमें तनख्वाह की बात हो रही है, उसमें सेविंग्स पर। चलो, तो ये पूरा चेंजेस करके पैसे तो मैंने पूरा सॉल्व करवा ही दिया, आपको कॉपी पेस्ट मारना है फिर से। अब आप आइए
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन टाइम फिर हो ही गया आज, फिर भी चलो उसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, क्या कह रहा है पढ़ो। अगर इस सवाल में मैं ये हटा दूं तो ये तो बच्चों का सवाल हो जाएगा फिर। जब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दी तो अब इस सवाल को पढ़ेंगे तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा। बताओ 20th टर्म कैसे निकालेंगे, बोलो मिलेगा। लास्ट को तो हटा दिया मैंने, सवाल अब पढ़ो। हाँ, 20th टर्म निकालना बच्चों का सवाल हो गया। लेकिन मैंने 20वीं टर्म नहीं पूछी, मैंने पीछे से 20वीं टर्म पूछी, आगे से नहीं। तो जब कुछ भी नहीं गिवन होता है तो बाय डिफॉल्ट आगे से ही माना जाता है। जैसे मैंने कहा कि आपकी कौन सी रैंक बनी, तो आप पूछोगे कि सर आगे से बताऊंगे पीछे से। बोलो तन में ऐसा सवाल रहेगा कि आपके मन में कि सर आगे से रैंक बताऊंगे पीछे से, ऑब्वियस बात है आगे से ही पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ पीछे से रैंक बताओ, तब आप पीछे से बताओगे, लेकिन मैं आगे से पीछे से कोई वर्ड बोल ही नहीं रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली आगे से ही बताओगे। तो अब तक 19 सवाल जो हमने किए उसमें जो भी हम nth टर्म निकाल रहे थे, an निकाल रहे थे, थर्ड टर्म निकाल रहे थे, सेवंथ टर्म निकाल रहे थे, 10th टर्म निकाल रहे थे, वो आगे से ही थी। जैसे मैंने कहा 10th टर्म निकालो तो वो आगे से ही 10वीं थी, पीछे से कोई सी भी नहीं थी। लेकिन इस 20वें सवाल में पीछे से पूछा गया है, तो किसी भी एपी की पीछे से कोई सी टर्म कैसे निकाली जाती है इसको समझना है। इसको समझने के दो तरीके हैं। इसको समझने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये समझो कि किसी भी एपी की पीछे से कोई भी टर्म अगर वो देता है तो उसको आखिरी टर्म देनी पड़ेगी। अगर वो आखिरी टर्म देगा ही नहीं तो अब ये इनफाइनाइट एपी बन गई। तो इनफाइनाइट एपी में पीछे से कहां से स्टार्ट करूं, 100 से स्टार्ट करूं पीछे से गिनना, कि 1000 से स्टार्ट करूं कि 1 लाख से स्टार्ट करूं। समझे। तो उसको आखिरी टर्म यानी एपी फाइनाइट होनी चाहिए अगर पीछे से कोई भी टर्म पूछी जा रही है। पहली रिक्वायरमेंट ये, एपी फाइनाइट होगी तभी वो पूछने के लायक है। अब एपी फाइनाइट है क्योंकि आखिरी टर्म गिवन है, तो अब पीछे से हम कोई सी भी टर्म कैसे निकालें ये अपने को समझना है। तो इसका एक तरीका ये है, एक तो है बेसिक तरीका जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और एक तरीका है थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन उससे काफी सरलता से वो काम हो जाता है। तो आज हमारे पास समय थोड़ा सा कम है इसीलिए मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं अभी, लेकिन इस सवाल को कल कंटिन्यू करेंगे विथ द बेसिक तरीका जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। तो डायरेक्ट तरीका तो देखते ही समझ में आ जाएगा सर इसी से करो, आपका मन करेगा सर इसी से कर देते हैं, बट वो बेसिक तरीका भी आना चाहिए। अगर वेटेज ज्यादा आए, इसी सवाल का वेटेज अगर मैं मिनिमम 3 मार्क्स का दूं तो आपको एनसीईआरटी वाला तरीका चूज करना है जिसमें पूरी बेसिक्स के साथ उसमें समझाया गया है। और अगर मान लो 3 से कम आए, 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का ये सवाल आता है, तो फिर आप जो आज तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं। शुरू करें। एक तरीका आज कर लेंगे और एक बेसिक तरीके में कुछ एक एक्टिविटी भी करवाऊंगा मैं आपसे, तो वो एक्टिविटी भी हम कल करेंगे। ठीक है, वो बेसिक्स पे कल चलेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, इस एपी को लिख डालें, हेयर द गिवन एपी इज, और ध्यान से समझना क्योंकि वाकई में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने ये एपी लिख डाली। मिहिका, जब भी एपी गिवन होती है तो पहला काम क्या करते हैं, एओडी निकाल। मुझे याद रहता है कि पिछली बार किस बच्चे से क्या सवाल पूछा था और किसने वो अटका था, तो जब तक वो उसमें सुलझ ना जाए मैं बार बार उसी से वही सवाल पूछता रहूं। अब कल फिर पूछूंगा, ऐसा नहीं कि आज खत्म हो गया। ठीक है। तो किसी भी एपी गिवन है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ए और डी निकालेंगे, निकाल लें। अच्छा, इसमें ए और डी के साथ एल भी निकालेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम गिवन है, गिवन ही नहीं होती तो नहीं निकालते, पर गिवन है तो निकालनी पड़ेगी ना। निकालो, तीनों चीज निकाल। सो ए इक्वल टू A1, डी इक्वल टू A2 - A1। A1 कितना है 3, A2 - A1 कितना है 8 - 3, दैट इज 5। और लास्ट टर्म ये कितनी गिवन है 253। तीनों चीज गिवन हो गई, लिखो ना, बाद में लिखो घर जाके। चलो ठीक है, घर जाके लिखना, समझ लो अभी समझ। ठीक है, हो गया यहां तक। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, बेसिक तरीका नहीं, डायरेक्ट तरीका। आपसे पीछे से पूछा गया है,
तो आप एक काम करो, इधर देखो, ये भी है, इसको ऐसे फ्लिप कर दो। तो जो पीछे से 20वां था, अब वो आगे से 20वां हो गया, और आगे से 20वां निकालना आपको आता है, बोलो आता है? आगे से तो निकालना आता है ना, आगे से 20वां मतलब A20, A+19D, यस और नो? तो अगर एपी को फ्लिप कर दें, या यूं कहें रिवर्स कर दें, तब क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाती है, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाती है। जो पीछे से 20वीं वो आगे से 20वीं, जो आगे से 20वीं वो पीछे से 20वीं। समझ गए? ये है डायरेक्ट और सबसे साधारण तरीका, सबसे इजी तरीका, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। कम वेटेज का और चिपका देना है तरीका। हाँ, थोड़ा ज्यादा वेटेज का सवाल आ जाए तब बेसिक तरीका है जो कल हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फ्लिप द एपी, वी आर गोइंग टू रिवर्स द एपी। करते हैं रिवर्स। नाउ रिवर्सिंग द एपी, क्या हो जाएगा चेंज? सब चेंज होगा, पूरी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, भावनाएं बदल जाएंगी। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलता है वो उसमें, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा। आ जाओ भी बदलते हैं, रिवर्सिंग द एपी। हाँ, पर बदलने के बाद कुछ कुछ कनेक्टेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल, जैसे मान लो अभी फर्स्ट टर्म ए आ रही, 3 आ रही है, लास्ट टर्म ए आ रही है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बिल्कुल कोई अलग अलग नंबर आएंगे। आएंगे कनेक्टेड ही, बट कैसे कनेक्शन होगा वो देखना है। तो बैग भी पैक कर लिया। रिवर्सिंग द एपी, वी गेट, जाना है कहीं? ओबामा से मीटिंग है, आते भी लेट हो, फिर जाने की भी जल्दी, बड़ा बिजी इंसान है। तो रिवर्सिंग द एटी, व्हाट विल गेट, जो पहली टर्म है, अब देखो दो तीन टर्म्स आपको सोच सोच के लिखनी पड़ेगी। पहली टर्म 253 बनेगी। अच्छा, इसमें कितना कितना जुड़ रहा है? तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? सीधे में 5 5 जुड़ रहा है, तो उल्टे में 5 5 कम होगा। इतना मैथमेटिकल सेंस तो सब में है ना? तो पहली टर्म क्या बनेगी बोलो? दूसरी क्या बनेगी, बता सकता है कोई? 5 कम करो अब, है ना? 248। तीसरी क्या बनेगी? 243। और ऐसे करते करते आखिरी क्या बनेगी? आखिरी 3 बनेगी। समझ गए? तो रिवर्स करने के बाद क्या डेटा मिला? सो अब उल्टी करने के बाद मतलब वो उल्टी नहीं, मतलब ये चीजें तो कितनी जल्दी पकड़ में आती है कि ये क्या बोला सर ने, बट काम की चीजें नहीं पकड़नी। एपी को उल्टा करने के बाद जो ये लेटर्स हैं ए डी और एल, ये सेम नहीं रख सकते हम। सेम नहीं रख सकते, ऑब्वियस बात है, क्योंकि सेम लेटर एक ही क्वेश्चन में दो चीजों को तो अलॉट नहीं करेंगे। तो कैपिटल लेटर्स रख देते हैं दोबारा ना। तो कैपिटल ए, कैपिटल डी और कैपिटल एल। ठीक है, तो कैपिटल ए क्या होगा? कैपिटल ए वन। कैपिटल डी क्या होगा? कैपिटल ए टू माइनस कैपिटल ए वन। और कैपिटल एल तो 3 है, मेरे को दिख ही रहा है ना? सो कैपिटल ए वन क्या हो जाएगा? 253। देन इट विल बी लाइक 248 माइनस 253, दैट मीन्स -5। तो क्या समझे? अब आप पूछ रहे थे ना, कनेक्शन देखो इधर, सारे बच्चे कनेक्शन देखो। जो फर्स्ट टर्म है वो उल्टा करने के बाद लास्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है वो उल्टा करने के बाद, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। समझ गए क्या? जैसे ही एपी को रिवर्स करेंगे तो 3 चेंजेस होंगे, फर्स्ट टर्म बिकम्स, लास्ट टर्म बिकम्स, एंड कॉमन डिफरेंस बिकम्स नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस कॉमन डिफरेंस। अगर ऑलरेडी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए। तो अगर आपको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए, तो आप ऊपर वाली एपी को भूल जाओ, आप नीचे वाली एपी में आगे से 20 टर्म निकाल लो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली एपी में पीछे से 20 की। तो आपको चाहिए तो ऊपर वाली एपी में पीछे से 20, यही है सवाल हमारा। बट हमने उल्टा कर दिया, तो हम इसमें आगे से 20 निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे नाउ? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द गिवन एपी will be equal to 20th term from the beginning of the reverse AP। बोलो सही लिखा क्या मैंने? बोलो सही लिखा क्या? आपको निकालना ये है, जो आपकी बस की बात नहीं है निकालना, तो ये चीज इसी के बराबर है। तो नीचे वाली चीज आपकी बस की बात है निकालना, तो आप नीचे वाली चीज निकाल लो। समझ आया?
गिवन एपी की पीछे से 20वीं टर्म रिवर्स एपी की आगे से 20वीं टर्म होगी। तो रिवर्स एपी की आगे से 20वीं टर्म को किससे डिनोट कराएंगे बोलो मोनिका? रिवर्स एपी की आगे से 20वीं टर्म को किससे डिनोट कराएंगे? पहले तो टर्म बताओ, फिर उसको एक्सपेंड करो। बोलो मेगा। एन तो है ना 20। किससे डिनोट कराएंगे? थर्ड टर्म को किससे डिनोट कराते हैं? तो 20th टर्म को किससे कराएंगे? A20 नहीं लिखेंगे, कैपिटल A20 लिखेंगे। स्मॉल A20 तो ओरिजिनल एपी की स्टार्टिंग से हो जाएगी। आपको नीचे वाली एपी की टर्म चाहिए, तो नीचे वाली एपी के सारे कैपिटल लेटर्स हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल A प्लस 19 टाइम्स कैपिटल डी। तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 253 प्लस 19 टाइम्स कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ रही थी? -5। सो इट इज इक्वल टू 253। 19 इंटू -5 दिस माइनस का 95, तो 158 आंसर। ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी दूसरी अप्रोच बाकी है, और करके सेकंड अप्रोच आएगी, और वो बेसिक अप्रोच है जो एनसीईआरटी ने रेकमेंड करी है। तो ये टू बी कंटिन्यूड टुमारो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, एंड बाय बाय।